नमस्कार। आज 30 जनवरी है, शहादत दिवस है। जी हाँ, आज ही हमने अपने महानतम पुरुष राष्ट्रपिता बापू को खोया था। हमने शहादत दी थी। साबरमती के संत की शहादत आज ही के दिन वर्ष 1948 में संध्या 5:17 पे दिल्ली स्थित बिरला हाउस में की गई थी। उसी अवसर पे बापू के 73वीं पुण्यतिथि के अवसर पे द इंडियन लिटरेचर द्वारा एक विषय रखा गया है, एक टॉपिक रखा गया है, गांधी कल, आज और कल। तो इस आयोजन हेतु मैं सबसे पहले द इंडियन लिटरेचर की तमाम टीम जो है, तमाम मूर्धन्य युवा साथी जो हैं, उनको मैं अपनी शुभकामना अर्पित करता हूं कि वे अपने इस मंच से समय समय पे जो रचनात्मक कार्य किया करते हैं वह आने वाले समय में एक मील का पत्थर स्थापित करने का काम करेगा। बहरहाल द इंडियन लिटरेचर के माध्यम से जो जिस शीर्षक का चयन किया गया है, गांधी कल, आज और कल। जी हाँ, बड़ा स्पष्ट है। कल मतलब बीता हुआ कल, आज अर्थात वर्तमान, और कल आने वाला कल। तो प्रश्न है कि आज जो है क्या है? दो कल के बीच की एक कड़ी है। जिस प्रकार भूत और भविष्य के बीच की कड़ी के रूप में आज है, उसी प्रकार युवा होता है जो पूर्व और आने वाली पीढ़ी के बीच की एक कड़ी होता है। और इतिहास गवाह रहा है कि किसी भी जंजीर की मजबूती का आधार उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है। जी हाँ, अगर 100 कड़ियों से मिलाकर जिस जंजीर का निर्माण होता है उसकी अगर एक भी कड़ी कमजोर है तो जंजीर की मजबूती संदिग्ध मानी जाएगी। और जिनकी पुण्यतिथि पे आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं, वह भी उसी अंतिम कड़ी की बात करते हैं। वह भी उसी अंतिम आदमी की बात करते हैं जिसका कोई नहीं है, जो सबसे हाशिए पे खड़ा है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि गांधी का निर्माण कैसे हुआ। कहते हैं ना कि शिक्षा क्या है। तो जिस प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ से लेकर गौतम बुद्ध बनने की प्रक्रिया शिक्षा है, उसी प्रकार मोहनदास करमचंद गांधी नामक राजकोट के दीवान का पुत्र, जो एक बड़ा बैरिस्टर था, वह गांधी कैसे बन गया। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को कहना पड़ा, दैट पर्सन इज द हाफ नेकेड फकीर ऑफ इंडिया। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज थी, वे कौन से एलिमेंट्स थे, वे कौन से मिट्टी का बना हुआ व्यक्ति था जिसने अंतिम आदमी के सरोकार के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का काम किया, न्योछावर करने का काम किया। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा अमेरिका के तत्कालीन राजदूत, जो कि भारत में पदस्थापित थे, चेस्टर बाउल। जैसी की परंपरा है, रीति है, प्रोटोकॉल है, प्रत्येक देश का राजदूत या फिर उच्चायुक्त भारत में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत गांधी जी की समाधि राजघाट पे उनका पुण्य स्मरण करता है। उसी कड़ी में चेस्टर बाउल्स ने अपनी जीवनी में लिखा है कि जब मैं राजघाट पे गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने गया और जब मेरी आंखें बंद थी, मैं उन्हें प्रणाम कर रहा था, मेरी सर झुकी हुई थी, तो उस समय मेरा स्मरण अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित लिंकन मेमोरियल के सीढ़ियों पे चला गया। ज्ञात हो कि उन्हीं सीढ़ियों पे चढ़कर 28 अगस्त 1963 को अमेरिका के महान सोशल एक्टिविस्ट, फ्रीडम फाइटर
फ्रीडम फाइटर अपितु यूं कहे श्वेत अश्वेत के बीच की दूरी को पाटने वाला महान सामाजिक कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग ने अपना एक काजल भाषण दिया था, जिसका नारा था मेरा एक सपना है। तो चेस्टर बाउस लिखते हैं कि फिर मैंने सोचा कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग बने हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने विपन्नता से लेकर संपन्नता तक की राह तय की है, अभाव से लेकर पराभाव तक पहुंचने का काम किया है। लेकिन भारत शायद दुनिया का एकमात्र देश है, अनन्य देश है, जहां लोगों ने राजशाही को भी ठुकराते हुए अंतिम व्यक्ति के हितों के रक्षा फकीरियत की जीवन अंगीकार करने का काम किया है। चाहे गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, चाहे राष्ट्रपिता गांधी हो। ज्ञात हो कि आज भी गुजरात के राजकोट पोरबंदर में गांधी के 24 कमरों का महलनुमा मकान सुरक्षित है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, संतन को सिकरी से काटा गांधी ने तय कर लिया था, और शायद यह सुनिश्चित उसी दिन कर लिया था जब अफ्रीका में वकालत कर रहा व्यक्ति वर्ष 1899 में ट्रेन फर्स्ट क्लास टिकट लेकर ट्रेन की यात्रा कर रहा होता है, और फर्स्ट क्लास टिकट रहने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका के पीर मालिक वर्ग स्टेशन में उसे यह कहते हुए धक्का देकर बाहर कर दिया जाता है कि आप अश्वेत हैं। लेकिन विधि की विडंबना देखिए कि उस तेज रफ्तार चलती हुई ट्रेन को क्या पता था कि जिस शख्सियत को मैं धक्का देकर बाहर कर रहा हूं उसकी रफ्तार मुझसे भी तेज होगी। जी हां, और गांधी ने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब प्रश्न है कि गांधी के निर्माण में किन तत्वों की भूमिका थी, किन का योगदान था। तो मैंने जिक्र किया अंतिम आदमी। तो गांधी हैज टेकन द कंसेप्ट ऑफ द लास्ट मैन फ्रॉम द रस्किन। रस्किन की एक किताब है ऑन टू दिस लास्ट, और गांधी ने अंतिम व्यक्ति का सिद्धांत, अंतिम व्यक्ति के हितों का सिद्धांत उसी से स्थापित किया है। और उसी अंतिम व्यक्ति के हितार्थ के लिए, उसके हितों की रक्षा के लिए भारत के संविधान में एक पूरा का पूरा भाग 4 राज्य नीति के निदेशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक प्रसारित है, उसका समावेशन किया गया है। बहरहाल अंतिम व्यक्ति के सिद्धांत के अलावा गांधी के जीवन में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है सबने अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस। यह सिद्धांत आपने महान अमेरिकी फ्रीडम फाइटर हेनरी डेविड थोरो से लिया था। आपने कभी कभी कहा जाता है कि गांधी अराजकतावादी है, तो गांधी अराजकतावादी इस अर्थ में नहीं है कि वे राज्य की भावना को नहीं मानते हैं, लेकिन उनका मानना है कि जब कभी फर्क मतलब कि नीचे के पायदान पे खड़े लोगों की हितों की बात आती हो, उस समय किसी भी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और गांधी ने यह संदर्भ लिया था पीजे प्रूदो से। पीजे प्रूदो का दर्शन था द वेल्थ इज थेफ्ट, संपत्ति चोरी है। इसके अलावा गांधी के जीवन पे लियो टॉल्स्टॉय, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे तमाम महत्वपूर्ण विचारकों का प्रभाव पड़ा था। गांधी, क्योंकि गांधी कल पे चर्चा कर रहे हैं, गांधी कल क्या था उस संदर्भ में देखा जाए तो गांधी के जीवन में आश्रम की बहुत बड़ी भूमिका थी। चाहे दक्षिण अफ्रीका में बनाया गया फोनिक्स आश्रम हो, या भारत आने के बाद साबरमती आश्रम हो अहमदाबाद स्थित, या फिर वर्धा स्थित सेवाग्राम हो, या फिर दिल्ली स्थित हरिजन सेवा संघ हो। अर्थात गांधी जहां जहां गए उन्होंने एक आसपास एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने का निश्चय किया जो जहां
जब लोग आए तो वे मन वचन और कर्म की एकरूपता से सरोपार हो जाए, अर्थात उनके मन मस्तिष्क में अपने सोचने समझने कार्य करने में कहीं भी हितों का टकराव प्रस्फुटित न हो। अब हम चर्चा करेंगे गांधी जी ने जिस आंदोलन, जिस सत्याग्रह को लेकर अपना एक भागीरथ प्रयास शुरू किया था, उस सत्याग्रह, उस सब ने अवज्ञा कि आज क्या प्रासंगिकता है। आज दुनिया जिस दौर में जा रही है, आज हम जिस पोस्ट ट्रुथ के दौर का सामना कर रहे हैं, ऐसे में गांधी की उपादेयता कितनी है। गांधी आज होते तो क्या होते। तो सबसे पहले जैसा कि ज्ञात है 9 जनवरी 1915 को जब गांधी अंतिम रूप से भारत आते हैं कि अब वह भारत की आजादी के लिए प्रयास करेंगे, तो उन्हें मुंबई में, तत्कालीन बॉम्बे में तमाम बड़े बड़े उस समय के स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलनकारियों से उनका सामना होता है और उन्हें उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने एक संदेश दिया कि गांधी, आप भारत आ चुके हैं और मेरी आपको सलाह है कि यह देश विविधताओं से भरी पड़ी है। यहाँ हर 1.5 कोस पे पानी और हर 3 कोस पे वाणी का स्वरूप बदल जाता है। इसीलिए आप एक वर्ष, अगला 1 वर्ष पूर्णतः भारत का भ्रमण करके भारत के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, तीज त्योहार को समझे। उसके बाद आप अपने अगले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे, उससे सबका भला हो सकता है। गांधी जी ने गोखले की इस सलाह को ब्रह्म वाक्य के रूप में स्वीकार करते हुए किसी सार्वजनिक मंच से अपना मुंह तब तक नहीं खोला जब तक कि फरवरी 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समारोह में उन्हें महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा आमंत्रित किया गया और गांधी ने पहली बार उस मंच से अपने आप को प्रस्तुत किया। कालांतर में इतिहास गवाह है कि वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। एक 3 कठिया व्यवस्था लागू थी। 3 कठिया व्यवस्था से अभिप्राय था कि आमतौर पे 20 कट्ठे का एक मापदंड है, 20 कट्ठे जमीन का 1 बीघा होता है। और गांधी जी ने समझा राजगोपाल शुक्ल के माध्यम से कि अंग्रेजों ने यह बाध्यकारी कर दिया था कि 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य है। गांधी जी इस प्रथा के खिलाफ, इस कुप्रथा के खिलाफ, इस अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ चंपारण जाते हैं, उन्होंने वहां पे जिस ढंग से कार्यक्रम का संचालन किया, जो कि कालांतर में आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया, वह सत्याग्रह कहलाया। तो चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 से लेकर चाहे असहयोग आंदोलन हो, चौरी चौरा के बाद आंदोलन को बंद कर देना हो, खेरा और बारदोली के सत्याग्रह हो, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिनों तक की 241 माइल की दांडी यात्रा हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन तमाम आंदोलनों के जरिए गांधी ने राष्ट्र की चेतना को जगाने का ऐसा उदात्त कार्य किया कि आने वाले समय में वह एक मिसाल बन गया। यही कारण है, कहा जाता है कि बहुत सारे देश औपनिवेशिक दमनकारी शासन व्यवस्था से ग्रस्त रहे, लेकिन उन्होंने आजादी प्राप्त की लड़ाई करके, हथियारों से, हिंसावादी तरीके से। लेकिन भारत के गांधी ने सिर्फ एक डंडा
वह भी डंडा, जिसका प्रयोग उन्हें कभी किसी के ऊपर दुर्भावना से नहीं किया, उसकी बुनियाद पे 36 करोड़ भारतीयों को आजादी दिलाने का कार्य किया। अब प्रश्न है कि जिस समय कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर सूर्यास्त नहीं हुआ करता था, उस समय वह व्यक्ति किस स्टील फ्रेम का बना हुआ था जिसने तय किया कि नहीं, हम सविनय पूर्वक हम उनका हृदय परिवर्तन करके अपने राष्ट्र को स्वतंत्रता प्रदान करने में सफल होंगे। जी हाँ, इसके लिए गांधी जी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रमों को जोड़ दिया। उनका कहना था कि जब तक हम मन, वचन और कर्म की एकरूपता से एकाकार नहीं हो सकते हैं, तब तक हमारे भीतर नैतिक बल का समावेश नहीं हो सकता है। कालांतर में गांधी जी के अंतिम दिनों में उनसे किसी ने पूछा कि बापू, आपने दुनिया को सत्य और अहिंसा नामक उपकरण दिए हैं, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी ने कहा कि नहीं, यह बिल्कुल सरासर ही अप्रासंगिक बात है। सत्य और अहिंसा तो उतने ही पुराने हैं जितने की पर्वत, पठार और नदियां हैं। मैंने दुनिया को कुछ भी नया नहीं दिया है। अर्थात हर काल में, हर पीढ़ी, हर राष्ट्र यह अपेक्षा करता है कि जब कभी वसूल, सिद्धांत, नैतिकता पे संकट आए तो व्यक्ति को बहुमत की भांति खड़ा रहे। यही कारण है कि वह व्यक्ति जो शारीरिक रूप से लीन थी, दुबला पतला था, लेकिन उसने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से इस बात सत्यापित किया दुनिया के सामने में, a single person with courage is called revolution। जी हाँ, एक ही साहसी व्यक्ति क्रांति होता है। और यह तो दुनिया में कहते हैं ना, नाइजीरिया का एक प्रख्यात लेखक चिनुआ अचाबे का कथन है कि जब तक दुनिया में शेर अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे, तब तक दुनिया में शिकारियों की गाथा ही गाई जाती रहेंगी। ऐसे में गांधी से पहले के तमाम आंदोलनकारियों ने हिंसा और आंदोलन को एक दूसरे का पर्याय समझ लिया था, लेकिन गांधी ने इस पूरी की पूरी मोशन को मिथ्या साबित कर दिया कि नहीं, यह कैसे कर सकते हैं कि दुनिया को तीर, तलवार और बंदूक के बुनियाद पर जीती जा सकती है। भारत के प्रख्यात शायर अकबर इलाहाबादी ने कहा था, न तीर निकालो न तलवार निकालो, मुकाबले तो अखबार निकालो। जी, जिस देश की परंपरा, जिस देश की परिपाटी, जिस देश की गिनती मिट्टी में चिंतन, मनन और अपने प्रतिद्वंदियों को भी गले लगाने की परंपरा नहीं हो, उस देश में हिंसा कहां ठहरती है। गांधी ने चलते चलते कहा था, गांधी से पूछा गया कि गांधी आपका संदेश क्या है, क्या आप गांधीवाद जैसे दर्शन को प्रस्फुटित करना चाहेंगे? गांधी ने कहा कि नो, माई लाइफ इज माई मैसेज। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और मेरा जीवन यह है कि जब कभी तथ्य बदल जाती है तो मेरी धारणा बदल जाती है। अर्थात मैं उस प्रवृत्ति और उस प्रकृति का व्यक्ति हूं जो जिसे रूढ़ता पसंद नहीं है, जो लकीर का फकीर होकर रहना पसंद नहीं कर सकता है। और गांधी जी की इसी मंतव्य की झलक देखने को मिलती है हमारे राष्ट्र निर्माताओं द्वारा। जब भारत की संविधान सभा के माध्यम से भारत के संविधान का गठन किया गया तो उसमें स्पष्ट रूप से देखा गया है कि जब तथ्य बदले तो हमारे मंथन, हमारे विचार प्रक्रिया हमें अपडेट रखने के लिए, दुनिया से सरोकार स्थापित करने के लिए, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमें अपने आप को रूढ़ता के आवरण से निकलना ही पड़ेगा। अब हम आते हैं गांधी आज। गांधी आज होते तो क्या होता?
वैसे तो गांधी को गए हुए महज 73 वर्ष हुए, लेकिन एक राष्ट्र देश काल, देश के इतिहास में, मानव सभ्यता के इतिहास में 73 वर्ष का कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं होता है। लेकिन देखा गया है कि गांधी की विचार प्रक्रिया, जिस सहिष्णुता, जिस एकता, अखंडता के जरिए हमने स्वतंत्र भारत में प्रवेश किया था, वह जो नोशन था, वो जो वैल्यूज थे, वो जो इथिक्स था, वह लोगों से लोगों को एकाकार कराने की जो विधा थी, वह जो पद सोपान था, उसमें कहीं ना कहीं छीजन आया है। उसमें कहीं ना कहीं वह जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, जो सामाजिक समझौता था, जो हम भारतवासियों ने नियति के साथ साक्षात्कार किया था, उसमें कहीं ना कहीं एक छीजन आई है। उसमें कहीं ना कहीं एक दरार पैदा हुआ है। सत्ता शासन के प्रति जनमानस में एक संदेह पैदा हुआ है। विदित हो कि हम उस देश के वासी हैं जहां अशोक जैसा राजा हुआ करता था, और उन्होंने कहा था कि जनता जो होती है, प्रजा जो होती है, वह राजा के संतान की तरह होती है, उनके पुत्र और पुत्री की भांति होती है। अर्थात एक राजा को हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, यह उसके इस्तकबाल और इकबाल से जुड़ा मुद्दा होता है कि जब कभी जनता में लड़खड़ाहट शुरू हो, जब कभी लगे कि जनमानस में विसंगति पैदा हो रही हो, तब वह एक अभिभावक की हैसियत से जनता में एक मैसेज दे, आई एम योर्स, यू आर माइन, मैं आपका हूं, आप हमारे हैं। लेकिन विगत 7 दशक की आजादी के उपरांत देखा गया है कि यह सरोकार कमजोर हुआ है। आज शासन, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ भारतवर्ष में ऐसा देखने को मिला है, दुनिया में तमाम जगह एक लहर चला है। और देखा गया है कि दुनिया के तमाम सरकारों द्वारा, शासनों द्वारा जनता को अपना प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाने लगा है। यह पोस्ट ट्रूथ इरा, सत्यातीत से परे जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिसमें सूचना तंत्र के रूप में सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इस दौर में देखा जा रहा है कि लोगों के पास सूचनाएं छन छन कर पहुंच रही है, ट्रिकल डाउन करके पहुंच रही है, और इसका परिणाम यह हो रहा है कि लोग भावावेश में बगैर चीजों का मूल्यांकन किए हुए अंतिम रूप से निष्कर्ष पे पहुंच जा रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यही पैदा होती है, गांधी जिस संवाद की बात करते थे, जिस बात प्रतिवाद संवाद की बात करते थे, जिस विमर्श की बात करते थे, जिस लोकाचार की बात करते थे, उसमें कमी आई है। परिणाम यह हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति यह मानकर चल रहा है कि वही अंतिम रूप से सत्य है। उसकी एक धारणा बन चुकी है, हमारी एक धारणा बन चुकी है, जो कि अपने आप को सत्य समझता है। और जब कभी जिस समाज में, जिस राष्ट्र में चर्चा बंद हो जाएगी, विमर्श बंद हो जाएगा, वहां पे माना जाएगा कि बुद्धि पे गाय गम जम गई है। किसी कवि ने लिखा भी है, जब रथ क्रांति की रुक जाए, चिंतन पे गाय जम जाए, तो समझो पीढ़ी हार गई, पूर्वा को पछुआ मार गई। जी हाँ, जब विमर्श बंद हो जाएंगे तो वह समाज की स्थिति के लिए अहितकारी होगा। फर्ज कीजिए गांधी आज होते तो क्या करते। यह जो भागदौड़ मची हुई है, जहां हम सब भाग रहे हैं, जहां हम सब कुछ बोल रहे हैं लेकिन कह कुछ नहीं रहे हैं, शायद गांधी होते तो यही कहते कि ईश्वर ने हमें सुनने के लिए 2 कान दिया है, बोलने के लिए 1 मुख दिया है। हम जितना बोले उससे ज्यादा, उससे 2 गुना सुनने की क्षमता रखी। मुझे उम्मीद है गांधी का यह संदेश जब बिरला मंदिर से आता, गांधी जी की सभा से आता, नोआखाली से आता, चंपारण से आता,
वर्धा से आता, साबरमती से आता, या फिर SS राजपूताना जहाज से आता, या हिंद स्वराज के लिखने के दौरान आता, इस देश की जनमानस एकाकार होकर कहती सही कहा है। मुझे याद आ रहा है प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, कालांतर में तत्कालीन मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री बने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कुमारस्वामी कामराज नाडार की उपपत्ति, जिसमें वो लिखते हैं स्पीकिंग इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। बोलना अच्छी बात है, बोलना चांदी नुमा है, लेकिन कभी कभी समय और देश काल के अनुसार मौन रहना जो है वह सोना की भांति होता है। ऐसे देखा जा रहा है कि वर्ष 2009 में, कहते हैं ना, विक्टर ह्यूगो का कथन है कि दुनिया में जब जिस विचारधारा के लागू होने का समय आता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। ऐसे में वर्ष 2009 में यूनाइटेड नेशन द्वारा कह सकते हैं कि लगभग एक सम्मिलित स्वर में, लगभग अनोनिमस डिसीजन था, जब यह तय किया गया कि दुनिया के सबसे बड़े अहिंसावादी जन्म जयंती को 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो क्या यह सिर्फ एक घटना थी? नहीं। कहा जाता है कि नोबेल शांति पुरस्कार कमेटी जो थी वह गांधी का नाम 3 या 4 बार कंसीडर करने के बावजूद भी उन्हें वह पुरस्कार नहीं दे सकी थी। उन्हें इस बात का अफसोस भी है, लेकिन इतिहास का रहा है कि गांधी जी के देहावसान से लेकर उनकी शहादत से लेकर आज तक के लगभग 70-72 वर्षों में यूनाइटेड नेशंस नोबेल कमेटी द्वारा कम से कम 11 बार गांधी के नाम का उदाहरण पेश किया गया है। गांधी को प्रतिमान मानते हुए यह दर्शाया गया है कि हम भले ही गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं कर सके, लेकिन चाहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मसला हो, नेल्सन मंडेला को दिया गया सम्मान हो, आंग सान सूची को दिया गया सम्मान हो, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया सम्मान हो, इन सब अवसरों पे नोबेल कमेटी ने स्वीकार किया कि गांधी ने अहिंसा का जो नोशन का जो प्रसारित किया, आम आदमी को एक आंदोलन के रूप में उससे एकाकार कर दिया, वह एक घटना नहीं थी, वह एक जीवन दर्शन था। एक ऐसा जीवन दर्शन जिसमें 1215 मैग्ना कार्टा से लेकर वर्ष 15 अगस्त 1945 तक, जी हाँ, उसी दिन दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध का पटाक्षेप हुआ था। तो लगभग 730 वर्षों के इतिहास में का जो इतिहास का अध्ययन किया जाता है तो पाया जाता है कि जिस प्रकार कहते हैं ना डेमोक्रेसी को, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन था, उसी प्रकार लगभग 700 वर्षों का इतिहास ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल कर रहा है। हथियारों के लिए, हथियारों के जरिए। लेकिन गांधी ने इस मोशन को न सिर्फ भारत में अपितु एक ऐसा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जिसके माध्यम से माना गया कि नहीं, सभ्य सोसाइटी में, सभ्य समाज में, सिविल सोसाइटी में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और यही कारण है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गठित 3 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, चाहे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे IMF जिसके जरिए हमने वर्ल्ड बैंक, IMF, गैट जो कि WTO के नाम से जाना जाता है, तथा UDHR मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र जो जारी किया, इसके बाद देखा जा रहा है कि विगत 75 वर्षों में, अब जो 24 अक्टूबर को जो यूएनओ की स्थापना होती है, स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो लगभग 75 वर्षों में दुनिया को एक ऐसा मंच मिला है जो गांधी के प्रयासों से प्रत्येक समस्या का हल वाद, संवाद, प्रतिवाद के जरिए, निषेध के जरिए संपन्न कराना चाहता है। मतलब
गांधी जितने प्रासंगिक कल थे, जिस बुनियाद पे उन्होंने जिस कसौटी पे रखते हुए भारत को आजादी दिलाई, जब 5 फरवरी 1922 को जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, तत्कालीन संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिला के चौरी चारा थाना को जब जला दिया गया था, तो गांधी ने बिना किसी लाग लपेट के एक क्षण में घोषणा किया स्टॉप, मतलब हम असहयोग आंदोलन को खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी आंदोलन हो, सरकार के खिलाफ आंदोलन हो, ऐसे में आप हिंसा का सहारा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कटसी बेगेट्स कटसी। ऐसे में गांधी ने यह सुनिश्चित करने का काम किया कि हम एक ऐसा जरिया अपनाएंगे और जिसे कि यूनाइटेड नेशंस की स्वीकृति मिली, और स्वीकृति ही नहीं मिली, गांधी का दर्शन भारत को आजाद करने के लिए 1915 से 47 तक कार्य किया। उसके बाद वह दर्शन संपूर्ण मानव इतिहास में पिछले 7 दशक तक एक शांति में, एक वार्तानुमा माहौल में दुनिया में किसी प्रकार के अन्य विभीषिका का सामना करने से बचाने का काम किया। आज देखा जा रहा है, अगर मैं भारत का उदाहरण दूं, तो वर्तमान समय में, आज के दिन में जगह जगह देश में किसानों द्वारा एक प्रोटेस्ट चल रहा है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन जैसे कि प्रोटेस्ट की नियति होती है, आंदोलन, सरोकार, क्रांति, मुंडे मतर फिरना, कुछ लोगों में डाइवर्सन आ जाता है, कुछ लोग गलत रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंत में जैसा कि देखा जा रहा है, भारत के किसान नेताओं द्वारा यह तय किया गया है, यह सुनिश्चित किया गया है कि नहीं, मांग हमारी जैसी होगी, हाथ हमारी नहीं उठेगी। मतलब हमारा आंदोलन, और आज गांधी जहां कहीं भी होंगे, उन्हें इस बात की खुशी होगी कि भारत का जनमानस, गांधी बार बार कहते थे, इस देश की आत्मा गौ में बसती है, किसान भारत की आत्मा है, और उस आत्मा ने अपने परमात्मा के बात को सब स्वीकार करते हुए अहिंसक तरीके से सबने अवज्ञा के माध्यम से अपने आंदोलन को जारी रखने का काम किया है। कभी कभी सुनने को मिलता है गांधी मजबूरी या मजबूती, तो प्रायः लोग जो कमजोर लोग होते हैं, जिनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कुछ अवांछित तत्वों द्वारा, उन्हें लगता है कि गांधी मजबूरी है। हर अक्षम व्यक्ति गांधी का नाम ले लेता है, वो अपनी शक्ति प्रकट नहीं कर पाता है। किसी एक कविता की पंक्ति है ना, क्षमा सोगति उस बुजुर्ग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। जी हाँ, गांधी ने भी कहा था कि जब कभी मुझे हिंसा और कायरता में एक का सहारा लेना पड़ेगा, तो मैं हिंसा का सहारा लूंगा, कायरता का सहारा नहीं लूंगा। उसी प्रकार आज देखा जा रहा है कि कहीं न युवा पीढ़ियों के मध्य एक संदेश भेजने का या फिर किन प्रकार यह अधिष्ठापित करने का कार्य किया गया है कि गांधी मजबूरी रहे होंगे, लेकिन नहीं। एक मजबूर व्यक्ति, एक कमजोर व्यक्ति कभी भी इतना धैर्यवान, इतना साहसी, इतना ऊंचावान, इतना दूरदृष्टा, इतना समदर्शी, सारे समावेशी तरीके से संपूर्ण भारत को, कहते हैं ना, यजुर्वेद की पंक्ति है कि हम सब भारतवासी साथ साथ बोए, साथ साथ खाएं और साथ साथ पर्व करें। तो गांधी के दर्शन के अनुसार कमजोर व्यक्ति कभी भी समेकित रूप से अव्यवस्था प्रकट नहीं कर सकते। ऐसे में निश्चित रूप से जहां कहीं से जिस किसी ने इस भ्रम को उत्पन्न करने का काम कर लिया हो कि गांधी मजबूरी का नाम है, वह बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। गांधी मजबूती का नाम है। अगर गांधी मजबूत नहीं होते तो जैसा कि हम सभी परिचित हैं, गांधी की जीवनी, गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, जीवनी है,
आत्मकथा है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और कहा जाता है कि मानव इतिहास में जितनी भी जीवनियां हैं, जितने भी राजनेताओं और राजमर्मज्ञों की जीवनी है, उसमें गांधी की जीवनी का अव्वल स्थान है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने न सिर्फ मन वचन और कर्म का सिद्धांत दिया था, अपितु अपने जीवन पे सांगोपांग करते हुए अपने जीवन से घटित तमाम कुरीतियों, अव्यवस्थाओं और बुराइयों का भी अपने आत्मकथा में जिक्र किया है। अर्थात इतना आत्मबल से संपन्न व्यक्ति ही यह सुनिश्चित कर सकता था कि वह जिस साम्राज्य के अंदर सूर्यास्त नहीं हो सकता है, उसको भी भगाने का काम, करने का काम का इकबाल जो किया, उसका नाम गांधी था। ऐसे में गांधी एक व्यक्ति नहीं थे, गांधी एक व्यवस्था भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को कुछ आरोपित नहीं किया। गांधी ने एक संदेश दिया, एक टॉर्च बीरर का काम किया। तो कहते हैं गांधी जी का जंतर भी है कि जब आपको संदेह हो कि क्या मैं जो करने जा रहा हूं वो सही है, अर्थात आपके मन मस्तिष्क और दिलो दिमाग में जब संघर्ष हो कि क्या आप जो निर्णय लेने जा रहे हैं वह निर्णय प्रासंगिक है, ऐसे में इस क्षण में आप उस सबसे कमजोर, उस सबसे विपन्न व्यक्ति को याद कीजिए, उसका स्मरण कीजिए जिसे आपने अब तक सबसे निर्धन के रूप में देखा है। आपका सारा भ्रम काफूर हो जाएगा, आपकी सारी दुविधा खत्म हो जाएगी। जी हाँ, तो गांधी अगर आज होते तो कल के लिए जो मार्गदर्शन देते, कल के लिए जो विमर्श देते, उसमें यही कहते जैसा कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिद्धांत कहता है, सोचो साथ क्या जाएगा। अर्थात हमें प्रकृति में स्थान इसलिए नहीं मिला है, हम दुनिया में दुनिया के संपत्ति, दुनिया के संसाधन का दोहन करने के अभ्यर्थी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे सामने संसाधन पड़े हुए हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए होता है कि हम आने, जैसा कि मैंने चर्चा के प्रारंभ में कहा, हम विगत पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के बीच में एक मेरुदंड का काम करते हैं, एक सेतु का काम करते हैं। ऐसे में गांधी कल भी प्रासंगिक थे, कल एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में थे, एक दार्शनिक के रूप में थे। आज गांधी दुनिया के लिए एक नायाब उदाहरण है, एक अभिलेख है। और इसी को देखते हुए तत्कालीन समय के महान भौतिक शास्त्री अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी शायद विश्वास नहीं करेगी कि हाड़ और मांस का बना व्यक्ति पृथ्वी पर विचरण करता था जिसका नाम गांधी था। जी हाँ, उसी प्रकार आने वाले समय में गांधी एक नजीर बनकर उभरेंगे। मैं किसी अज्ञात इतिहासकार का नाम भूल रहा हूं जिन्होंने कहा था, आपको अगर भविष्य में समस्याओं का समाधान सुचारू ढंग से करना है तो आप इतिहास में पीछे की ओर देखिए। आप जितना पीछे इतिहास में देखेंगे आप उतना आगे जाएंगे। वो कहते हैं ना कि राह चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो। जी हाँ, हम सबको गांधी जी के पुण्य स्मृति के पावन अवसर पे यह सोचने का, एक मंथन करने का विषय है कि जो गांधी दुनिया के लिए रिसर्च का विषय हो, फिजर से लेकर रिचर्ड एटनबरो तक, जिस व्यक्ति पे किताब लिखता हो, फिल्म बनाता हो, जिस व्यक्ति का की तुलना यूएन के मंच पे की जाती हो, वह व्यक्ति हमारा अपना था, हमारा सहोदर था, हमारे अभिभावकों को तुल्य था। क्या समय नहीं आ गया है एक बार पुनः हम सभी अपनी विचारधाराओं को
कुछ समय के लिए निलंबित करती हुई एक राष्ट्र के प्रहरी के रूप में, जिसके लिए हमने इतिहास साक्षी है, जैसा कि मुझे प्रसंग याद आ रहा है, अब ये बात कदम ही करूंगा कि लाहौर जेल में जब सरदार भगत सिंह को फांसी होने वाली थी 23 मार्च 1931 के दिन मुकर्रर की गई थी, उसके ठीक पहले, कुछ दिन पहले, उस समय के स्वतंत्रता सेनानी भीमसेन सच्चर, जो कि कालांतर में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने और भगत सिंह से उम्र में काफी बुजुर्ग थे, तो उन्होंने भगत सिंह को कहा, भगत सिंह जी, आप अंग्रेजों से समझौता क्यों नहीं कर देते हैं? आपका जीना दुनिया के लिए बड़ा जरूरी है। भारत के युवाओं के आप प्रतीक पुरुष हैं। आपके रहने से देश में युवाओं को एक ओजस्वी व्यक्तित्व का सहयोग मिला है। भगत सिंह ने कहा था, सच्चर साहब, आप चिंता मत कीजिए, मेरे बलिदान में मेरे जीवन से ज्यादा शक्ति है। मेरा बलिदान देश के युवाओं को ज्यादा प्रयत्नशील करेगा। वे राष्ट्रीय आंदोलन में ज्यादा फौलाद के रूप में काम करेंगे। उसी प्रकार गांधी जी आज होते तो कितने प्रासंगिक होते, हम नहीं कह सकते दावे के साथ, लेकिन जैसा कि ओशो ने बतलाया था, ओशो रजनीश से किसी ने पूछा कि भगवान कृष्ण थे या नहीं, ओशो ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि भगवान कृष्ण थे या नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गीता जैसा ग्रंथ इस बात का पर्याय है, प्रतिमान है। जो कभी भी कृष्ण के बदले पे, कृष्ण के रूप में रहा होगा, वह जो इस चरित्र को जी रहा होगा, वह कृष्ण सा दिखाई रहा होगा। जी हाँ, उसी प्रकार गांधी आज होते, सशरीर होते, मूर्त रूप में होते तो कितने प्रासंगिक होते, उसका दावा नहीं किया जा सकता, नहीं करना भी चाहिए। लेकिन गांधी जब शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, तो गांधी जी का विचार, गांधी जी का मूल्य, गांधी जी का सरोकार अंतिम व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति के मन में प्रकट चेतना, गांधी जी के अंदर का एक शिक्षक, गांधी जी के अंदर का एक अध्यात्म, एक लेखक हमारे बीच जिंदा है, क्योंकि हमें कहता है कि आपका दर्शन राज्य द्वितीय चीज होती है। आपका दर्शन मानव मात्र का कल्याण होना चाहिए और एक सधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम प्रत्येक मनुष्य जब इस भावना से अपने इर्द गिर्द लोगों को कंपैशन करना, पूर्ण ढंग से व्यवहार करना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से जो भी त्रुटियां, जो भी विसंगतियां, जो भी विचलन हमारे मार्ग में आया है, वो हम दूर करने में सफलता प्राप्त करें। मैं अपनी बात को विराम देता हूं।